नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के प्रश्नों, उनके उत्तर और व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पे ये जो प्रश्न है 2023 के CET बिहार प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं टीचिंग से, टीचिंग एबिलिटी कह लीजिए या शिक्षण अभियोग्यता कह लीजिए। इसमें प्रश्न नंबर 1 देखिए, यहाँ पे सीखना हो सकता है। सीखना को कभी कभी ये लोग अधिगम लिखेंगे। अधिगम मतलब सीखना या लर्निंग, तीनों एक ही बात है। सीखना हो सकता है मतलब सीखना क्या है। पहला है औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों। क्यों होगा भाई? तो इसकी व्याख्या ये है कि औपचारिक शिक्षा जो है वो स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों में करवाई जाती है, जबकि अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति जीवन के अनुभवों और आसपास के पर्यावरण और अपने परिवेश से सीखता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो व्यक्ति को औपचारिक शिक्षा भी दी जाती है स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थानों के द्वारा, और व्यक्ति अनौपचारिक शिक्षा भी ग्रहण करता है जीवन के अनुभव और अपने आसपास के परिवेश से। तो मोटा मोटी जो व्यक्ति है वो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा दोनों ग्रहण करता है, और दोनों जरूरी भी है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। पाठ्यचर्या है मतलब क्या है? आप लोग देखे होंगे एक सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम, और एक होता है करिकुलर। करिकुलर का मतलब होता है पाठ्यचर्या। इसी दोनों, यही दोनों के बीच में इसमें अंतर किया गया है। पाठ्यचर्या क्या है? ऑप्शन ए है अवधि अध्ययन, यानी कि अध्ययन का जो अवधि है वो या पाठ्यक्रम है या सहगामी क्रियाएं हैं, या ऑप्शन डी संस्थान की समग्र गतिविधियां हैं। संस्थान मतलब शैक्षिक संस्थान या स्कूल की सभी गतिविधियां। समग्र मतलब सभी गतिविधियां, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या खेलकूद से रिलेटेड हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम से रिलेटेड हो। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी। इसकी व्याख्या है पाठ्यचर्या का मतलब होता है कक्षा के भीतर की पढ़ाई और बाहर की सभी गतिविधियां, जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अनुशासन और शिक्षण पद्धति। जबकि पाठ्यक्रम क्या होता है? वो विषयों की सूची होती है, यानी कि क्या पढ़ाया जाएगा इसकी एक लिस्ट होती है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस कहते हैं। और ऐसे समझ सकते हैं कि पाठ्यचर्या ये है और ये पाठ्यक्रम है। मतलब पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का ही एक छोटा सा भाग है। पाठ्यचर्या के अंदर पढ़ाई और पढ़ाई के अलावा जो स्कूल में और गतिविधियां होती है वो सब शामिल होती हैं। ठीक है, क्लियर हो? उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है NEP की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? आप लोग को पता होगा NEP 2020 जो लाया गया, इसको 4 स्टेज में बांटा गया। पहले 5, फिर 3, उसके बाद 4। अब देखिए, पहला स्टेज जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फाउंडेशनल स्टेज। ये जो बुनियादी स्तर होता है, एकदम शुरुआती वाला, ये 5 सालों का है। ये कितने सालों का है? 5 सालों का है।
ये जो स्टेज है वो 5 साल का है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो प्री स्कूल शामिल होता है और आंगनवाड़ी, या तो प्री स्कूल या तो आंगनवाड़ी, जिसमें ये लोग प्री स्कूल या आंगनवाड़ी में 3 वर्ष बिताएंगे और फिर क्लास 1 और क्लास 2। तो 3 साल इधर रह गए ये लोग और फिर एक साल यहाँ और 1 साल यहाँ, तो 5 साल पूरा हो गया। फिर है प्रीपैरेटरी स्टेज, 3 सालों का ये होता है। इसमें क्लास 3, 4, 5 ऐसा समझ सकते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसको कहते थे हम लोग पहले, जो प्राथमिक स्तर है ये है। इसमें क्लास 3, 4 और 5 की पढ़ाई होती है। उसके बाद है मिडिल स्टेज, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। मध्य चरण में कौन कौन सी कक्षाएं हैं, तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये 3 साल का स्टेज होता है। मतलब इसमें क्रिटिकल लर्निंग पे फोकस किया जाता है। क्रिटिकल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सपेरियंशियल इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, यानी इस स्टेज पे बच्चों के अंदर क्रिटिकल लर्निंग करवाई जाती है। प्रयोग आधारित शिक्षा दी जाती है, जैसे विज्ञान में, गणित में और सामाजिक विज्ञान जिसको सोशल साइंस कहते हैं उसमें। इसमें कौन कौन से क्लास शामिल होते हैं, तो क्लास 6, 7 और 8 मिडिल स्टेज या मध्य चरण जिसको यहाँ पे लिखा गया है। ये मध्य चरण में कौन कौन से क्लास शामिल होते हैं, 6, 7, 8। फिर है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज 4 साल का होगा या 4 साल का होता है। इसमें क्लास 9th, 10th, 11th, 12th को रखा गया है। हम लोग से क्या पूछा गया है कि NEP की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ इसमें 6, 7, 8, तो ये वाला हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अभिगम्यता, दूसरा है सामर्थ्य, तीसरा जवाबदेही, चौथा गुणवत्ता, पांचवा समता और छठा पहुंच। ये सवाल यहाँ तक है, लेकिन बीच में हमने इसकी व्याख्या कर दी ताकि ये समझ आ जाए। तो देखिए ये जो है NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें इसके 5 स्तंभ हैं। इसके कितने स्तंभ हैं, 5 मौलिक या मूलभूत स्तंभ है, जिसमें से पहला हो गया अभिगम्यता। अभिगम्यता का मतलब होता है पहुंच, एक्सेस, सुलभ, यानी शिक्षा ऐसी हो जो सुलभ हो। सुलभ का मतलब सभी तक उसकी पहुंच हो। दूसरा है सामर्थ्य, यानी ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो आर्थिक रूप से वहनीय हो, जिसका वहन एकदम बुनियादी स्तर का आदमी भी, एकदम निचले स्तर का व्यक्ति और स्टूडेंट्स भी कर सकें। उसके बाद जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, विद्यालय, शिक्षक और शासी निकाय, शासी निकाय मतलब जो शासन करने वाली निकाय है वो जिम्मेदार है। गुणवत्ता, गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी, क्वालिटी अधिगम का उच्च मानक, यानी लर्निंग का, टीचिंग का, और टीचिंग के बाद मूल्यांकन जिसको कहते हैं हम लोग, उसका एक उच्च मानक सेट किया गया। फिर है समता, इक्विटी, यानी समावेशी शिक्षा। समता का मतलब बराबरी, शिक्षा सभी के लिए बराबर हो, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। समावेशी शिक्षा का मतलब हुआ इसमें दिव्यांग बच्चे, लड़कियां, लड़के, सभी लोग शामिल हो, यानी सभी तक शिक्षा की पहुंच हो। अब आपको जवाब ये तो पढ़ लिए थे, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो इसमें लिखा हुआ केवल 1, 2, 3, 4, नहीं ये चारों है, बाकी ये सब नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है,
फिर है ऑप्शन बी केवल 1 2 3, 1 2 3 मतलब यही तीनों हैं, तो ऐसा भी नहीं है 3 ही है, ये 6 के 6 इसमें शामिल हैं। अब देखिए इस प्रश्न में ऐसे तो 5 ही स्तंभ होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में 6 ऑप्शंस दिए हुए और 6 के 6 सही भी हैं, क्योंकि अभिगम्यता का ही मतलब पहुंच है, तो हम ऑप्शन डी चुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 के 6 सही है। NEP 2020 के मूलभूत स्तंभों में ये सब शामिल है। वैसे तो 5 ही हैं, पर इस सवाल में छठा ऑप्शन भी दिया हुआ है जो इसी का पर्याय है।